आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखिए इससे पहले के साल में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अभी हटा दिया गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक ना। तो तुम्हारे सीनियर लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसके बाद फिर से जोड़ दिया गया और इस साल कोविड-19 की वजह से इसका थोड़ा सा पोर्शन लास्ट का थ्योरी पार्ट है वो हटा दिया गया है। सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लास्ट में पहुंचेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड में इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर हार्डली, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, या 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1-2 नंबर का 1 क्वेश्चन। हार्डली 4 नंबर का क्वेश्चन इस पेपर में आता है, इस चैप्टर से आता है। और ये चैप्टर इतना आसान है कि ये 4 नंबर आपको छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल चैप्टर बहुत इसमें कम है, मान लो थ्योरी पोर्शन, ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे टॉपिक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के जो भी आप पेपर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केस आपको मिलेगा कि न्यूमेरिकल पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है। तो हमको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, ताकि हमारा 4 नंबर इसमें से कटे ना। और ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, जिसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, MCQs, ठीक है ना। वो हम जब टॉपिक आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, पहला चैप्टर। याद रखिए हम लोग 12th केमिस्ट्री में शुरू के जो 4-5 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से मशहूर हैं, और उसमें हमको फिजिक्स इन्वॉल्व करनी है, यानी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करना है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब चलो चैप्टर शुरू करते हैं, बाकी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। क्लास 11th में तुमको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, 5वां या 6वां चैप्टर होता है केमिस्ट्री में। 5वां चैप्टर कौन सा, स्टेट ऑफ मैटर था। 5वां चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में देखो यूँ तो तीनों स्टेट मैटर के दिए रहते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन 3 स्टेट नहीं होते ना, 5 स्टेट होते हैं। पढ़े मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 5। पढ़ाए 3 जाते हैं, क्योंकि 3 हमको पता है, बाकी के 2 अच्छे से मालूम नहीं है। उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, थीसिस वगैरह लिखे जा रहे हैं। तो अभी बाकी के 2 स्टेट्स जो हैं मैटर के, वो अभी अंडर डेवलप हैं, इसलिए हम 3 ही स्टेट जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर में 2 स्टेट हमको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइन करके, ठीक है ना। आपने जो पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो कौन सा स्टेट पढ़ा है, गैसियस स्टेट, जिसमें आपने दुनिया भर के लॉ पढ़े होंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ, ये सब दुनिया भर के लॉ पढ़े, आपको याद होगा। और थोड़ा सा पोर्शन आपने लिक्विड स्टेट का भी पढ़ा है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट रहता है, सरफेस टेंशन वगैरह, आपने अगर आपको याद हो तो उसी 5वें चैप्टर में 2 पार्ट है। पहला पार्ट गैसेस स्टेट पढ़ाया जाता है, दूसरा पार्ट लिक्विड स्टेट पढ़ाया जाता है। और सॉलिड स्टेट का जो हिस्सा है वो क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर फिजिक्स का सॉलिड स्टेट से रिलेटेड होता है, लेकिन उतना मज़ा हमको आता नहीं, उसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सॉलिड की, ठीक है ना। तो बेसिकली मान के चलिए कि क्लास 11th में मैटर के जो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट आप क्लास 11th में पढ़ चुके। सॉलिड स्टेट जो बचता है उसको हम क्लास 12th में प्रमोट कर देते हैं और उसको पहले ही चैप्टर बनाते हैं, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट डिस्कस करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो 2 स्टेट आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, और 1 स्टेट जो रह गया था वो हम क्लास 12th में पहले चैप्टर में बना के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो। सॉलिड, सॉलिड क्या है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर कितनी तरह से एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। या तो कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में दिखती है, या लिक्विड बहने वाली टेंडेंसी की फॉर्म में दिखती है, या तो गैसियस होती है, नहीं दिखती है, ठीक है ना। 3 ही तरह एग्जिस्ट कर सकता है मैटर हमारे नेचर में। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको डिफाइन करना है सॉलिड को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है ये, मटेरियल का फॉर्म है, रूप है। एक मटेरियल किस रूप में दिखता है, जैसे ये एक मटेरियल है, ये किस रूप में दिख रहा है, सॉलिड, रिजिड बॉडी है। अगर मैं इसको गर्म करूं, मान लो ये मोम का बना होता, इसको मैं गर्म करता तो ये क्या होता, पिघल जाता, तो क्या बन जाता, बहने लगता। बहने की टेंडेंसी अगर आ गई, फ्लो होने की, तो ये लिक्विड बन गया। और ज़्यादा गर्म करता तो ये वेपर बन के उड़ जाता,
गैस बन जाता। तो फिर किस स्टेट में आ गया? गैसेस स्टेट में। तो देखो एक चीज़ सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, है ना। वाटर को अगर मैं ठंडा करूं रेफ्रिजरेटर में डाल के तो वो आइस बन जाएगी, सॉलिड हो गया, जम गया। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, पिघल गई, पानी बन गया, लिक्विड, फ्लो होने की टेंडेंसी आ गई। और ज़्यादा गर्म किया, बॉईल करके और ज़्यादा गर्म कर दिया बॉइलिंग के बाद भी, तो वेपर बन के उड़ गया और क्या बन गया? गैस बन गया। गैस नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि गैस और वेपर में अंतर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। या ये टॉपिक 11th में बताया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया वाटर का, कि वाटर सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है और गैसेस में भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ सॉलिड स्टेट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। फॉर्म ऑफ मैटर, इन मटेरियल का कोई रूप, एक रूप सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो मैटर का एक रूप है, एक टाइप है, एक फॉर्म है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें खासियत क्या है? इस स्टेट की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये नाम मैं बहुत यूज़ करूँगा आगे, क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग सभी पार्टिकल्स के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो हम बार बार एटम, आयन, मॉलिक्यूल ना बोल के एक शब्द में उसको क्या बोल देंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। याद रहेगा। तो ये नाम हम बहुत यूज़ करेंगे एटम के लिए, आयन के लिए या मॉलिक्यूल के लिए। हम एक कॉमन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में आया? कोई भी चीज़ एटम से ही तो बनती है, आयन से ही तो बनती है, या तो कोई चीज़ एटम से बनी होगी, या कोई चीज़ आयन से बनी होगी, या कोई चीज़ मॉलिक्यूल से बनी होगी, बाकी तो कुछ होता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि एटम खुद किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। वो तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैटर की बात करें, मटेरियल की, तो कोई भी मटेरियल किससे बना होगा? या तो एटम से, या एटम नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल होंगे तो उसको बोलेंगे आयन, या एटम कंबाइन होकर बड़े बड़े हो गए उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये याद रहेगा। तो जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हम तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट होने के लिए खासियत ये है कि किसी भी मटेरियल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लोजली पैक। इस चैप्टर में हमको पैकिंग पढ़नी है और पैकिंग से क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी पैकिंग कैसी होती है? बिल्कुल क्लोजली, ठूस ठूस के एक दूसरे से सटे होते हैं, दबे होते हैं, और मूव नहीं कर सकते, हिल डुल नहीं सकते, ठीक है ना। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना, चलेगा, समझ में आता है। इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड and strongly held together। या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आज़ादी नहीं होती कि वो फ्रीली मूव कर ले, ठीक है ना। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास ये आज़ादी होती है कि वो फ्लो करके यहाँ से वहाँ जा सकता है, गैस के पार्टिकल के पास ये आज़ादी होती है कि गैस का पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है, उड़ सकता है। सॉलिड के पार्टिकल के पास ये फ्रीडम नहीं होता कि वो मूव कर सके, लेकिन मोशन होता है। यही चीज़ क्लास 11 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 और 10 में आपको पढ़ाया जाता है कि एक सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब उसको तुम चाहे एटम समझो, आयन समझो या मॉलिक्यूल समझो, उस एटम के पास भी मोशन होता है। कैसा? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, पढ़े हैं ना। लेकिन वो मोशन कहाँ होता है, कैसा होता है? तो आंसर है वो अपने ही मीन पोजीशन में इधर उधर घूमता रहता है, अपने ही मीन पोजीशन में इधर उधर। ऑसिलेशन अगर आपने पढ़ा 11th में डिटेल से तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोशन होता है कि नहीं? आंसर है होता है, लेकिन कैसा? अपने ही मीन पोजीशन पर वो ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन बाहर से देखने से दिखता नहीं, ये कहीं जाता नहीं, ये चल के यहाँ नहीं आएगा, वहीं पर ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है ना। सो
दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। ये याद रहेगा, सॉलिड के दुनिया भर के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वो आप जानते हैं, हर चीज़ सॉलिड ही दिखती है हमको आसपास, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो सॉलिड के पास होता है, जो सब आप जानते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं ना। देखिएगा कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में क्यों होती है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो कारण ये है, सबसे मोटा कारण ध्यान से समझना, कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, उसके बीच का फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल उतनी स्पीड से, उतनी स्ट्रांगली आपस में चिपके रहेंगे और हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये मटेरियल किस स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। समझ रहे हैं ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है सॉलिड स्टेट बनने के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलेंगे, इसको हम बाद में डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को, या आप लिख सकते हैं चाहे तो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कैसा होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, बंधे रहते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉलिड के लिए, आप लोग सब जानते हैं कि सॉलिड का शेप कैसा होता है। और वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट, ये तो आप जानते हैं। शेप भी कैसा होता है? फिक्स, शेप बदलता नहीं है ना। और वॉल्यूम भी कैसा होता है? फिक्स, वॉल्यूम भी बदलता नहीं है। ठीक है, ठीक है। शेप और वॉल्यूम दोनों कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। इसी को अगर मैं कंपेयर करूं लिक्विड से, लिक्विड, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है। वॉल्यूम यानी अगर कोई लिक्विड 1 लीटर का है तो वो अपने से 2 लीटर तो नहीं बन जाएगा, या आधा लीटर तो नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड वही शेप धारण कर लेता है जिस बर्तन में उसको डालते हैं। अगर मैंने इस तरह के वेसल्स में लिक्विड को डाला तो लिक्विड का शेप भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैंने सर्कुलर वेसल में लिक्विड को डाला तो लिक्विड का शेप भी कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड को तुम चाहे ऐसे बर्तन में रखो तो भी वो जो शेप है वही रहेगा, सॉलिड को ऐसे बर्तन में रखो तो भी उसका शेप वही रहेगा। ठीक है। लेकिन लिक्विड किसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है? जिस बर्तन में उसको डालते हैं उसका शेप। अगर मैं इसको गैस से कंपेयर करूं तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना तो शेप फिक्स होता है। समझ रहे हैं ना। अगर मैं 1 लीटर गैस, जिसका वॉल्यूम इतना है, मान लो इतने बड़े एरिया में 1 लीटर गैस आ गई, उसको मैं इस कमरे में छोड़ दूं तो कमरा जितना बड़ा है उतने एरिया, उतने स्पेस को गैस फैल के ऑक्यूपाई कर लेगा। तो पहले 1 लीटर गैस 1 लीटर के बर्तन में था तो उसका स्पेस कितना था? इतना। इतने बड़े स्पेस में 1 लीटर गैस आ गई। अब इतने बड़े कमरे में मैंने 1 लीटर गैस को छोड़ दिया तो अब इतनी जगह पर वो 1 लीटर गैस नहीं रहेगा। जितना बड़ा कमरा है पूरी कमरे में फैल जाएगा। तो अब 1 लीटर गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? इतना कि पूरे कमरे के बराबर, पूरे कमरे के बराबर। तो वॉल्यूम फिक्स है क्या गैस का? नहीं। तो जिस बर्तन में डालते हैं उसका जितना वॉल्यूम होता है गैस उसी के वॉल्यूम में आ जाती है। समझ रहे हैं। और जैसा शेप होता है वैसे शेप में आ जाती है। तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना शेप फिक्स है। ठीक है ना। ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको सॉलिड लिक्विड गैस का। ठीक है। सॉलिड में दोनों चीज़ें कैसी होती हैं? फिक्स, बदलती नहीं है। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का शेप लिक्विड ले लेगी। और गैस में ये दोनों फिक्स नहीं होते, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। यहाँ तक समझ में आए। और एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, सॉलिड के पास सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है वो है रिजिडिटी, या इसी को मैं बोल दूं निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। जी, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? कंप्रेस होना मतलब समझते हैं आप? कंप्रेस होना, जैसे इतने बड़े स्पेस में गैस फैली हुई है, हम अगर चाहें तो गैस को दबाएं
मॉलिक्यूल्स को, तो इतने बड़े जगह में गैस आ जाएगी। जितनी गैस इतनी जगह में फैली थी, इसको अगर मैं कंप्रेस करूं, दबाऊं, तो इतनी बड़ी जगह में वो पूरी की पूरी गैस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेस होने की। इसको बोलते हैं कंप्रेस करना, दबा देना। ठीक है। थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की भी होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के किसी बर्तन में अगर मैं लिक्विड को दबाऊं तो लिक्विड भी थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है। लेकिन सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। अगर हम इसको दबाएं, ये, ठीक है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो क्या ये दब के यहाँ तक आ जाएगा? क्या छोटा हो जाएगा क्या दब के? इसका शेप नहीं दबेगा, समझ ना। लेकिन अगर ये मोम का बना होता तो दब जाता ना। मोम थोड़ा सा मुलायम सा होता है, लिक्विड और ज़्यादा मुलायम होता है, तो लिक्विड तो और दब जाएगा, समझ रहे हैं ना। गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो निग्लिजिबल कंप्रेसिबल का मतलब, निग्लिजिबल मतलब बहुत कम, यहाँ पर निग्लिजिबल का मतलब है कि होता ही नहीं है। ठीक है ना, कंप्रेस होता ही नहीं है सॉलिड, ये याद रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड से रिलेटेड, आपको याद रखना है। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट है ये। इसके बाद अगली चीज़ पर आते हैं। देखिए कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। अभी हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये थोड़ा सा बोरिंग सा रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉलेज से भरा रहेगा। इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद के लेक्चर में फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उससे फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ से नोट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करेंगे। कितनी तरह से? सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम कितने तरह से करने वाले हैं? दो तरह से करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। पहले तरह का क्लासिफिकेशन जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाला, ये मैं बना रहा हूँ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप का फोर्स लगता है इनको बांधने के लिए, चिपकाने के लिए। बांधने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे बाइंडिंग, बांध के रखना, बाइंड करके रखना। तो दो एटम हो या दो आयन हो या दो मॉलिक्यूल हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनको बांधने के लिए बीच में किस टाइप का फोर्स लगा है, बाइंडिंग फोर्स कैसा है, ठीक है। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, चाहे एटम, चाहे आयन, चाहे मॉलिक्यूल, उसका नेचर कैसा है। तो हम जो क्लासिफिकेशन बनाने जा रहे हैं वो किस बेस पर बनाने जा रहे हैं? बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्स, ये। और इसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम चार तरह के क्लासिफिकेशन बनाएंगे सॉलिड के। सॉलिड को चार कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है ना। ये पहले तरह का क्लासिफिकेशन होगा। दूसरे टाइप का हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड का, जिसमें हम लोग फोर्स के बेसिस पर नहीं करेंगे, हम इस बेसिस पर करेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे उसको सजा के रखे हो, ठीक है ना। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन हमको बनाना है। पहला देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसमें हम सॉलिड को चार कैटेगरी में बांटेंगे, चार। नंबर 1 है, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, आयनिक सॉलिड। ये नाम सुना है आपने, आयन, आयन, ठीक है ना, आयोनिक सॉलिड। समझ रहे, ध्यान से समझ, ये सब सॉलिड की बात हो रही है ना। अब दिमाग से बिल्कुल लिक्विड और गैस को भी निकाल दो थोड़ी देर के लिए। ये एक तरह का सॉलिड आ रहा है जो किस नेचर का होगा? आयनिक नेचर का होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड बोलेंगे। तो नंबर 1, ये सॉलिड किससे बना होगा, यानी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? आयन, ठीक है ना, आयन्स। और आयन्स किसको बोलते हैं? जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तुमको, आयन एग्जांपल यहाँ नोट कर लो, जैसे NaCl हो गया, है ना, K2SO4 हो गया, ये सब आयनिक कंपाउंड है, समझ रहे हो। ऐसे ही MgCl2 हो गया, ऐसे ही MgSO4 हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हम नोट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड सबसे पॉपुलर ये तो याद रहेगा ना, आयन, आयन वाला कंपाउंड, ठीक है। यानी जिसमें एक प्लस बने और एक माइनस बने। प्लस वाले को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लस आयन को, माइनस आयन को नाम क्या है?
तुम लोग बहुत भोले भाले हो, 11वीं अच्छे से पढ़ के आए नहीं हो लगता है। ठीक है, देखो NaCl, जब इसको हम पानी में डालें, ये तो सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट, इसको हम पानी में डाल के घोले, ये नमक है खाने वाला सादा, अगर मैं इसको पानी में डालूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये आयन है, ये लिक्विड स्टेट में आ गए पानी में घुलने के बाद, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे एक्वस, एक्वस। इसको बोलते क्या है, प्लस आयन माइनस आयन, इसको बोलते हैं कैटायन, ये याद रखोगे। और माइनस वाले आयन को क्या बोलते हैं, एनायन, याद रहेगा। तो प्लस वाला पार्ट कैटायन, माइनस वाला पार्ट एनायन। आयन आयन दोनों में लगा, देखो ION ION, पहला क्या है कैट और दूसरा क्या है एन। एन माइनस के लिए यूज़ करते हैं, कैट प्लस के लिए यूज़ करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो कुछ सॉलिड आयनिक सॉलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। अब इसको पहचानते चलना, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, याद रखने में फिर प्रॉब्लम होता है। तो याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जिसमें आयन दिख गए, अब कंपाउंड देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि इसमें आयन है। जैसे यहाँ 2K+ SO4 2- प्लस माइनस चार्ज, चार्ज दिखेंगे, एक प्लस और एक माइनस, बराबर बराबर चार्ज रहेंगे दोनों कंपोनेंट में, समझ में आ रहा है। तो एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, ठीक है। ये दोनों चिपक करके क्या बने हैं, NaCl बने हैं, कैटायन एनायन कंबाइन होकर के बने हैं। और तुमको ये मालूम होना चाहिए, अभी तुम फिजिक्स में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, उसमें प्लस और माइनस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्लस और माइनस के बीच फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इसके बीच जो बाइंडिंग होता है, बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों को पकड़ के बांधने वाला फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी हो गई, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं प्लस माइनस, उसके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड, नोट कर लें, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या चीज है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बोलते हैं हम लोग कूलम फोर्स, अभी पढ़ोगे फिजिक्स में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आयन देख के पहचान लोगे, जहां भी आयन दिखे प्लस माइनस, एक कंपोनेंट प्लस में दूसरा कंपोनेंट माइनस में, तो समझ जाना इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। प्लस और माइनस के बीच हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, यही जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, फोर्स तो दिखता नहीं आंख से, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या, बॉन्ड, बॉन्ड। अब ये किसकी वजह से लग रहा है, आयन आयन, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। समझ आया। आयनिक बॉन्ड में फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में चिपके रहते हैं और चिपक के क्या बने रहते हैं, सॉलिड। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोला जाता है, आयनिक सॉलिड। अब एक बात बताओ, अगर इन सॉलिड के बीच में आयंस के बीच में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अगर मैं ऐसे सॉलिड को पिघलाना चाहूँगा तो बहुत थोड़े से टेम्परेचर में ये पिघलेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में पिघलेगा, हाई। पिघलाने को क्या बोलते हैं, मेल्ट करना। तो ऐसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बहुत हाई। और अगर मैं इसको उबालना चाहूँगा, बॉयल करना चाहूँगा, तो देखो बॉयल कब होगा, एक आइस है मेरे पास सॉलिड, पहले मैं इसको गर्म करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, तो पहले ये क्या होगा, पिघलेगा। तो पहले आएगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर ये लिक्विड बन जाएगा, फिर और गर्म करूँगा और गर्म करूँगा और गर्म करूँगा, 100 डिग्री तक जाऊँगा गर्म करते करते, फिर क्या आएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और वहाँ जाके ये बॉयल होना शुरू होगा। तो पहले बॉयल होता है कि मेल्ट होता है, हाँ, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट के बहुत बाद बॉयल करने वाला पॉइंट आता है, टेम्परेचर, जिसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो एक ऐसा कंपाउंड जो आयन से बना हुआ है, जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ऐसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई। तो ये नोट करें,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा ये? समझ आ रहा है? ये आ रहा है ना? तो देखो इसको पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो इसके और दुनिया भर के फीचर लिख सकते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक सॉलिड हार्ड होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। जैसे नमक की डली तोड़ो तो क्रिस्टल टाइप का टूटता है। देखो डली जो आती है नमक की NaCl की, उसको हम तोड़ें तो क्रिस्टल टाइप का टूटता है। क्रिस्टल समझ रहे हो? कण कण टाइप का निकलता है उसमें। तो इसके बहुत सारे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा कि नहीं आयनिक कंपाउंड में? आंसर है नहीं होगा। जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं गर्म करके मोल्ट कर दूं, पिघला दूं, पिघलाने को बोलते हैं मेल्ट करना या फ्यूज़ करना, तो ये मोल्टन स्टेट में अगर आ गया तो इसके आयन फ्री हो जाएंगे, Na+Cl- अलग अलग हो जाएंगे और चार्ज का चलना ही इलेक्ट्रिक करंट का बनना होता है। समझ आ रहा है? तो जब ये पिघला हुआ रहेगा मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में, उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में है, सॉरी सॉलिड स्टेट में है, कठोर, तो उस समय तो आयन बंधे रहते हैं फोर्स से, आयन हिल डुल नहीं सकते, तो करंट फ्लो नहीं करा सकता। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? नहीं होती है, निग्लिजिबल। इट इज़ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में आ गया तो तब तो आयन फ्री है, और फ्री है तो घूम सकते हैं कहीं भी। भाई पानी ही बन गया ना, वो लिक्विड बन गया। दूसरा तरीका एक तो होता है इसको फ्यूज़ करना, पिघला के मोल्टन स्टेट में ले आना, और दूसरा तरीका क्या होता है? पानी में घोल दो नमक को, सॉल्यूशन बना दो, तो सॉल्यूशन बन जाएगा तो भी ये फ्री हो जाएगा, बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है आप नोट कर लीजिए। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इधर मैं रब कर रहा हूँ, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, it is bad conductor of electricity in solid state, but good conductor in molten, ऑब्लिक लगा के लिख लेना, फ्यूज, मोल्टन और फ्यूज स्टेट, मोल्टन और फ्यूज स्टेट और सॉल्यूशन। ठीक है, ये ओके। चलिए, ये पहले टाइप का सॉलिड हो गया ना। दूसरे टाइप का सॉलिड हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे मेटालिक सॉलिड। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। आप थोड़ी सी, जब आप चारों कैटेगरी पढ़ेंगे तो फिर आपका दिमाग कंपाइल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझने में, इसलिए 1 by 1 ध्यान से समझते भी चलेंगे, नोट भी करते चलेंगे। पहला कैटेगरी क्या बनाया मैंने? आयनिक सॉलिड। दूसरा कैटेगरी में बना रहा हूँ मेटालिक सॉलिड। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना, यहाँ पर नाम क्या आ रहा है? मेटल। इसका मतलब है ये जो सॉलिड होगा इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके होंगे? मेटल। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है और आपको मालूम है कि कितने मेटल हैं। मेटल तो आप पहचान लेते हैं ना, तो मेटल देख के ईजिली आप पहचान सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मेटल के एटम्स। ठीक है, जैसे कुछ मेटल में लिख देता हूँ, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे मेटल आप पहचानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम किस चीज़ के होंगे? मेटल्स के होंगे। समझ रहे? तो मेटल को तो देखते ही पहचान जाओगे। जैसे ही एक मेटल दिखेगा तुम पहचान जाओगे कि ये किस टाइप का सॉलिड है। किस टाइप का? मेटालिक सॉलिड। ठीक है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड में बॉन्डिंग कैसी होती है? जैसे आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग कैसी होती है? आयनिक बॉन्ड। तो मेटालिक सॉलिड में बॉन्डिंग कैसी होगी? यहाँ पर बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्ड। अब ये एक नई चीज़ है जो तुम नहीं पढ़े होगे, तुमको याद नहीं होगा। ये मेटालिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो याद रखना, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, यही फोर्स है, लेकिन इससे थोड़ा सा वीक होता है। क्या होता है? इससे थोड़ा सा वीक फोर्स होता है यही है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। और मैंने अभी तुमको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच काम करता है, प्लस और माइनस के बीच। तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस के बीच में ये फोर्स काम करता है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ पर काम करता है नोट करेंगे। मेटालिक बॉन्ड कौन से फोर्स को बोलते हैं, तो नोट करो, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये नाम नए नए आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, ये थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ गया, नए नए नाम आ गए। ठीक है, कर्नल किसको बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा ना। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम एक मेटल है ना, क्या है सोडियम, मेटल है ना भाई सोडियम, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इधर डी ब्लॉक में भी दुनिया भर के मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में तो मेटल होता नहीं, गिनती के इक्का दुक्का होंगे तो होंगे, समझ रहे हैं। ओके, तो इस सोडियम क्या है, मेटल, मेटल ही है ना, एल्कली मेटल बोलते हो ना, याद है पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, याद है ना, हेलिना मांगे क्या, हेलिना की रब से फरियाद ना आया ना, सोडियम मेटल है, एल्कली मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, आपको कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1 आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शेल। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, ध्यान से समझना, वैलेंसी शेल या वैलेंस शेल, समझे ना। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा भी होता 3p6 होता, समझ 3d होता, तो सब के सब वैलेंस शेल ही कहलाते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो। यहाँ पर जो मैंने कोर इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो कहाँ हो, आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हो। अगर मैं मैग्नीशियम लूँ एग्जांपल, मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो फिर कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, समझ रहे। कोर इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझ में आया, जो वैलेंसी शेल में पड़े होंगे वो इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यहाँ तक समझ आया। अब मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है कि मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यानी कोर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको स्टेबल होना होता है। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है सोडियम में, लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएंगे लास्ट में, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो 1 लूज कर देगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो मेटल की ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लूज कर सकता है, समझ आया। तो इसने ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये माइनस। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी ही होती है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लूज कर सकता है ये। अच्छा, ये वही इलेक्ट्रॉन है जिसको अभी मैं क्या बोल रहा था, कोर इलेक्ट्रॉन, ये वही है कोर इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना। इसी इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम देखो, इसी को हम बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी का तीसरा नाम देखो, इसी को मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी का चौथा नाम सुनो, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो देख रहे हो कितने सारे नाम हम रख सकते हैं एक ही बिरादरी का, एक ही स्पीसीज का, समझ में आ रहा है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था, जो आउटर मोस्ट शेल में था, जिसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। वो कोर इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ पड़ा हो, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो भी उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या वही बाहर निकल गया, सोडियम ने छोड़ दिया तो बाहर चला गया, तो ये वही है, बाहर चला गया। अब इसको तुम चाहे कोर इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलो, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, या डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो बचा हुआ पोर्शन है,
जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये चला गया तो ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है मेटल का, इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल। ये बचा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता है, कर्नल। समझ आया? अब इसको देखो, ध्यान से समझो। यहां पर देखो, एक मेटल में बहुत सारे कर्नल हैं ऐसे, ये एक कर्नल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे होंगे मेटल में। सोडियम मेटल में भाई मेटल की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस, इस पर चार्ज कौन सा है, तो ये इसको खींचेगा ऐसे, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, प्लस माइनस। और प्लस माइनस के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। वही फोर्स जो वहाँ काम करता है, वही फोर्स यहाँ काम करता है। वहाँ हम उसका नाम क्या रखते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दो आयन के बीच में काम कर रहा है, आयन में प्लस माइनस है। और यहाँ पर प्लस माइनस किस में है, एक मेटल में और एक इलेक्ट्रॉन में। ये आयन नहीं है ना, ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे? तो यहाँ प्लस माइनस के बीच जो फोर्स लग रहा है वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हम आयनिक फोर्स नहीं बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। इस फोर्स का हम एक नाम यहाँ क्या रख देते हैं, ये। समझ आया? तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आया? ये वही फोर्स है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि दो आयन के बीच लगता है, और ये उससे थोड़ा सा कमज़ोर होता है क्योंकि एक प्लस और माइनस वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा फोर्स वीक हो जाता है। समझ रहे? तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड की बात करें तो कौन, आयनिक बॉन्ड। उससे कमज़ोर बॉन्ड कौन, मेटालिक बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब ये मेटल है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपको। तो दोनों सॉलिड को कैसे आप बाइफरकेट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आयनिक सॉलिड है, कौन सा मेटालिक सॉलिड है, कैसे पहचानोगे? आयनिक सॉलिड में क्या देखोगे, आयंस। आयंस दिखे तो 100% कौन सा सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड को कैसे पहचानोगे? यहाँ आपको क्या दिखेगा, मेटल। और मेटल तो तुम पहचान ही लेते हो, है ना? तो मेटल दिखा मतलब ये क्या है, मेटालिक बॉन्ड यहाँ बना होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। समझ रहे? और आयन दिख गए तो 100% कौन सा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। दोनों में कौन कौन से बॉन्ड काम करते हैं, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। दोनों बॉन्ड है क्या चीज़ एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स वही है, नाम अलग अलग। समझ आया? अच्छा, अब ये मेटल है तो मेटल की दुनिया भर की प्रॉपर्टी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं आपको और बताता हूँ, उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से बारीक क्वेश्चन करके आपके कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पॉइंट से। अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ, जैसे देखो मैंने अभी एग्जाम्पल क्या लिया, सोडियम का। सोडियम में तो एक ही कोर इलेक्ट्रॉन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक ही बॉन्ड है, बॉन्ड कमज़ोर है। अगर एक से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते यहाँ तो फिर सब इलेक्ट्रॉन को खींचता तो बॉन्ड बहुत सारे बनते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता। अब बताओ, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सोडियम मेटल था इसलिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई। अगर मैं इसकी जगह आयरन लेता, आयरन भी मेटल है ना, ऊपर मैंने लिखा नहीं है Fe, आयरन। आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है क्या? 4s2 3d6, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं शायद, 8। कितने होते हैं, 8 या 6, ठीक है। 4s2 3d6 है शायद, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पक्का, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आयरन लेता तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं हमको, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर होते, और आयरन का +2 वाला कर्नल सभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता तो कितने सारे मेटालिक बॉन्ड बनते, बहुत सारे, है ना। अगर बहुत सारे मेटालिक बॉन्ड बनते तो बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब है बॉन्ड बहुत मजबूत। सिंगल मेटालिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड कमज़ोर। तो ये वाला मेटल ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आयरन वाला मेटल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आयरन। जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी और वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। समझ रहे हैं, उतना ही हार्ड होता जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं सोडियम को मेल्ट करना चाहता हूं और आयरन को मेल्ट करना चाहता हूं तो जल्दी कौन मेल्ट होगा,
सोडियम। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक तो कम है, और आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, ऐसे समुंदर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारा आ जाएगा, लाखों करोड़ों। समझ रहे हैं? तो जितने ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा वो मटेरियल क्या होता जाएगा? हार्ड होता जाएगा। जितना कम मेटालिक बॉन्डिंग उतना ही वो मटेरियल क्या होता जाएगा? सॉफ्ट। यही वजह है कि सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से कट जाता है, लेकिन आयरन नहीं कटता। तो सबसे सॉफ्ट कौन सा मेटल हो गया? सोडियम। और सबसे हार्ड आयरन। आयरन के बाद भी होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आया ये? तो अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं मेटालिक सॉलिड की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? इसमें तुमने देखा मेटल सॉफ्ट वाले भी होते हैं और इससे हार्ड, इससे हार्ड, इससे हार्ड, बहुत हार्ड, वेरिएबल हो गए। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? कम, ज़्यादा, 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 ज़्यादा। वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नोट कर लो, इसको नोट करो। वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ रहे हो ना? ये समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये मटेरियल कैसे होंगे मेटालिक सॉलिड? कुछ सॉफ्ट होंगे और सॉफ्ट के बाद हार्ड हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? वेरी, या नीचे लिख लो, एक स्टेप और बना लो। हम लोग इसका एक प्रॉपर्टी और नोट कर लेते हैं। वेरी, VARY, वेरी फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, सॉफ्ट टू हार्ड, यानी कुछ सॉफ्ट मेटल भी होंगे और कुछ हार्ड होंगे। ये वेरिएबल होता है, सॉफ्ट से बढ़ता जाता है, हार्ड होता जाता है। ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आया? अगली चीज़ ये है मेटल। सबके सब मेटल हैं, और मेटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हर मेटल कैसा होता है? ड्यूरेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये सब तुम जानते हो। इसको ठोक पीट के वायर बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी इसी को बोलते हैं, ड्रॉ करना, वायर बनाना। मेलिएबल, चमक होता है इसमें। समझ रहे हैं ना? हर मेटल में चमक होता है। सोना इसलिए तो बहुत महंगा है क्योंकि उसमें चमक है। चांदी इसलिए महंगी क्योंकि उसमें चमक है। मेलिएबल, डक्टिलिटी, इसको ड्रॉ करके वायर बनाया जा सकता है, पिघला के, मोल्ड करके। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो मेटालिक सॉलिड में होती है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई, इनको नोट करिए। तीसरा क्लासिफिकेशन समझिएगा, ये नोट करो। ठीक है? जितने भी नॉन मेटल्स जानते हो, सबके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन के बीच में O2, H2, इन सब के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो किस? ठीक है? तो याद रखना, या तो गैसियस स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। तो फिर यहाँ हम इसको सॉलिड स्टेट में क्यों लिख रहे हैं? तो कुछ रेयर एग्जांपल है हमारे पास जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके बावजूद भी वो सॉलिड बन जाए। जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग जहाँ होती है वो क्या बना रहता है? या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, सॉलिड नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो और वो क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए। इसलिए इसे हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अब एक चीज़ और, मैं इसको बिल्कुल कैटेगरी वाइज लिखवा रहा हूँ। पहले मैंने आपको आयनिक बॉन्ड लिखवाया, फिर मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड लिखवाया, अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड लिखवाने जा रहा हूँ। ये फोर्स भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, उससे थोड़ा सा कमज़ोर मेटालिक बॉन्ड, और उससे कमज़ोर कोवेलेंट बॉन्ड, और सबसे कमज़ोर कौन सा बॉन्ड? सबसे कमज़ोर कौन सा बॉन्ड होता है? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। कौन सा? दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कौन सी होती है? या फोर्स कौन सा लगता है? वैन डर वाल फोर्स। पढ़े हो ना? वीक वैन डर वाल फोर्स, याद है? वैन डर वाल फोर्स की और बहुत सारे कैटेगरी हैं। आप लोग 11th अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो ना, आपके चेहरे बता रहे हैं। ठीक है? सबसे कमजोर फोर्स या सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? वैन डर वाल फोर्स। उससे मजबूत कोवेलेंट, उससे मजबूत मेटालिक, और सबसे मजबूत आयनिक। मैंने आपको उसी कैटेगरी के हिसाब से इसको लिखा है 1 by 1। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसका ठीक है, एग्जाम्पल देखो ना। एग्जाम्पल हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। बहुत ही गिनती के एग्जाम्पल हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में। ध्यान से देखो,
कोवैलेंट कंपाउंड में बहुत ही गिनती की एग्जांपल है, तो इसको याद करके समझ सकते हो, इसको याद कर लो, 2-4 एग्जांपल तो हैं ही, बहुत लिमिटेड, समझ रहे हो, तो ये तो तुमको याद हो जाएगा, तो इसको देख के पहचान जाओगे यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड, समझ रहे हो ना। इसके अलावा जो होंगे वो कौन से होंगे, मेटल देख के पहचान जाओगे मेटालिक सॉलिड होगा, पहचान जाओगे आयनिक सॉलिड होगा। कोवैलेंट में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके बाद वाली जो कैटेगरी आएगी उसको पहचानना मुश्किल है। तो कोवैलेंट पहचानने का तरीका क्या बताया मैंने, इसमें लिमिटेड एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको याद करके तुम याद रख सकते हो, पहचान सकते हो। अच्छा, अभी मैंने तुमको बताया कि जब भी नॉन मेटल एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो किस स्टेट में आते हैं, नॉर्मल कंडीशन में गैसेस स्टेट में रहेंगे या लिक्विड स्टेट में रहेंगे, सॉलिड नहीं बनता। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ही हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये बाकी जितने कोवैलेंट बॉन्ड तुमको मिलेंगे सब के सब किस स्टेट में आएंगे, गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में नहीं। सॉलिड वाले ये गिनती के कुछ एग्जांपल हैं। अब ये सॉलिड स्टेट में क्यों हो जाते हैं, उसका कारण, इसलिए सॉलिड स्टेट में आ कोवैलेंट बॉन्ड बनते बनते इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इसको नोट करो, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। मेक इट ए जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट यानी बहुत विशाल, आयरन लेके हम डायमंड काट दें तो डायमंड कट जाता है, लेकिन लोहे से हीरा नहीं कटता, समझ रहे हो। इसका मतलब है डायमंड का, समझ रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट फोर्स यही काम कर रहा है। और मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि बहुत वीक बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रांग मेटालिक, फिर उससे कमजोर कोवैलेंट। तो इतना कमजोर बॉन्ड होने के बाद, इतना कमजोर फोर्स होने के बाद भी देखो ये मटेरियल दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, नेटवर्क जैसे, समझ रहे हो, कार्बन से बनता है, जैसे ये कार्बन हो गया, ये ऐसे, तो इसमें इस तरह से ऐसे बढ़ता जाता है, ये जाता है 3 डायमेंशनल, इधर भी बढ़ता है, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, डायमंड का स्ट्रक्चर समझ में आया ये? तो ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड बनने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, जाइंट को तोड़ना, समझ रहे हैं। कार्बन से बनता है डायमंड और कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट बहुत कमजोर होता है, हमारी पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट इतना मजबूत होता है, हाथ से तोड़ोगे तो टूट जाएगा। उसी कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, उसी कार्बन से डायमंड बनता है, दोनों चाहे डायमंड हो, दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स यानी एक ही मटेरियल से जब बहुत सारी चीजें बनती हैं तो उसको एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन से ही डायमंड बनता है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है, दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और एक दोनों कार्बन के बने होते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो एक दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और एक दुनिया का सबसे 3rd क्लास मटेरियल है, टूट जाता है आसानी से। क्यों? बनते दोनों कार्बन से हैं और दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दोनों का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर। तो क्यों एक सबसे स्ट्रांग है और एक सबसे वीक है? क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क कैसे होता है, 3 डायमेंशनली, और ग्रेफाइट में शीट जैसे तुम्हारा कॉपी का पेज है ना, एक पेज, फिर उसके नीचे दूसरा पेज, तीसरा पेज, समझ रहे हो ना। तो पेज को तो हम ऐसे एक पलटेंगे तो एक पेज निकल आएगा, दूसरा पेज निकल आएगा, तीसरा निकल आएगा, ऐसे ही ग्रेफाइट के पन्ने निकलते रहते हैं, समझ रहे हो। इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, चादर हो गई, एक पेज हो गया, दूसरे वाले पेज में भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन ये 2 पेज कैसे जुड़े रहते हैं, ये सबसे वीक फोर्स से जुड़े रहते हैं, 2 पेज। इसको समझना ध्यान से, जैसे
ये हो गया, इसमें कार्बन 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 ऐसे बहुत सारे कार्बन, कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड। ये दूसरा पेज कार्बन 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 कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर। लेकिन ये दोनों जो शीट हैं, दोनों पेपर हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? तो आंसर है इनके बीच में वीक फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स। समझ रहे? और वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए ग्रेफाइट उतना स्ट्रांग नहीं होता। यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स काम नहीं करता, समझ रहे हो ना ये? ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल तुमको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा एग्जांपल हार्डली नहीं आएंगे। तो याद रखने का तरीका फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊँ। आयनिक बॉन्ड कैसे पहचानोगे कि आयनिक सॉलिड है? आयंस दिखेंगे प्लस माइनस। मेटालिक सॉलिड कैसे पहचानोगे? कोई ना कोई मेटल दिख जाएगा सिंगल, तो मेटालिक सॉलिड हो गया। कोवेलेंट सॉलिड कैसे पहचानोगे? क्या दिखेगा? हाँ, गिनती के एग्जाम्पल हैं, याद रखोगे, ठीक है ना? गिनती के, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिर्फ सी है ना, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, ठीक है, याद रखना। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो कोवेलेंट काफी, एक कैटेगरी और बनाता हूं, चौथी कैटेगरी में, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? बोलते चलो, हाँ ना बोलते चलना है ना, नहीं आएगा तो पूछ लेना भाई समझ नहीं आ रहा है, हम आपको दोबारा समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे तो फिर आप हमको समझाओगे, समझ रहे हो ना? ठीक, चौथी कैटेगरी। अभी ये आज की पहली क्लास थ्योरेटिकल क्लास है, याद रखना, बाद में फिर आ जाएगा कठिन वाला क्लास, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। चौथी कैटेगरी हम बना रहे हैं, कौन सी कैटेगरी? एक और टाइप का सॉलिड होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा? हाँ, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कौन सा बच गया? सबसे वीक फोर्स। ठीक है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? नाम से ही दिख रहा है, हाँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्स कौन सा काम कर रहा है? वैन डर अट्रैक्शन, समझ रहे हो? और ये सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे वीक। ठीक है ना, समझ आ रहा है? अब वाल फोर्स खुद बहुत टाइप का होता है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये सब वही रिपीट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, चौथा चैप्टर, कक्षा 11वीं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो वैन डर वाल्स भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, ये फोर्स किसके बीच में काम करता है? मॉलिक्यूल्स, याद रखना। वीकेस्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ये बिटवीन का निशान है ना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, अब बताओ, अगर ये फोर्स सबसे वीक फोर्स है, सबसे कमज़ोर, तो इस फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल चिपकेंगे, तो ये मैटर किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, कि सॉलिड स्टेट में? अगर ये फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स है दुनिया का, तो किस स्टेट में होना चाहिए? दो पार्टिकल को आपस में बांधने वाला फोर्स दुनिया का सबसे कमज़ोर फोर्स है, तो ये किस स्टेट में होना चाहिए? ये मटेरियल जो बनेगा इस फोर्स से, किस स्टेट में? गैसेस स्टेट में। तो नॉर्मली जितने तुमको मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिस पर वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है, वो सब किस स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भैया, नाइट्रोजन क्या चीज़ है? हाँ, गैस है। हाइड्रोजन क्या है? बोलो ना। ऑक्सीजन गैस है। इन सब में कौन सा फोर्स काम करता है? वैन डर वाल्स फोर्स। इसलिए ये कौन से स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में। नाइट्रोजन देखो, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन में, होती है ना ट्रिपल बॉन्डिंग। ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम मिले तो एक मॉलिक्यूल बन गया, N2। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो बताना है वो ध्यान से देखो,
ये जो बॉन्डिंग हुई है नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच, ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, पढ़े हो, अगर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत आती होगी तो समझ रहे होगे मेरी बात। ये कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो एटम में जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये, तो ये क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। ये N2 है, एक मॉलिक्यूल। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा N2, ये दूसरा मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स। समझ में आया? यहां पर जो बॉन्डिंग है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। दो मॉलिक्यूल को बांधने वाला जो फोर्स होता है ये वाला हल्का सा, ये फोर्स कौन सा होता है? वैन डर वाल फोर्स, सबसे वीक फोर्स। समझे कि नहीं समझे? अब ये भले अलग अलग टाइप का होता है, जैसे तुम पढ़े होगे डिस्पर्सन फोर्स, मैं नाम गिनाता हूँ याद करना। लंदन फोर्स, उसी को डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। लंदन फोर्स सुने हो? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सुने? वो सब के सब किस कैटेगरी के हैं? वैन डर वाल फोर्स। समझे कि नहीं समझे? इसमें एग्जांपल नोट करो तो थोड़ा सा, इसमें एग्जांपल नोट करो। सॉलिड H2O, इस सॉलिड H2O को क्या बोलते हो? आइस, है ना? आर्गन सॉलिड, CO2 सॉलिड, ठीक है। इसके बाद बोरिक एसिड H3BO4 सॉलिड, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देख रहे हो? समझ आ रहा है? मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है? ये समझ आया कि नहीं आया? आया। अब देखो यहाँ पर, देखो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्स की वजह से आपस में चिपके हैं। तो किस स्टेट में होगा ये? नाइट्रोजन किस स्टेट में रहता है? हाँ, तो ये गैसेस स्टेट में है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल बना, ये दूसरा मॉलिक्यूल बना, ये बीच में वैन डर वाल फोर्स काम किया, तो ये भी किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन ले लो, एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये बीच में वैन डर वाल फोर्स, ये भी किस स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में। लेकिन जैसे ही पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से नीचे उतरोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आए, आयोडीन, ये आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। ये आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इनके बीच में मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगा? बोलो, वैन डर वाल फोर्स। लेकिन ये गैसेस स्टेट में नहीं होता, ये किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में। क्यों? इसलिए एक प्रॉपर्टी याद रखोगे बच्चे, हमेशा याद रखना, वैन डर वाल फोर्स अगर तुमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में, तो पढ़ा होगा आपने। वैन डर वाल फोर्स एक कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। वैन डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? हाँ, तो अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स भी क्या होता जाएगा? तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, तो ये चिपक जाएगा, और चिपकेगा तो कौन से स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। समझ रहे हो? इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, समझ रहे हो? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इसलिए बीच में लगने वाला वैन डर वाल फोर्स भी कैसा होता है? वीक, कम होता है। इसलिए किस स्टेट में होते हैं ये? गैसेस स्टेट में। लेकिन जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे उतरते हो, साइज बड़ा होता जाता है एटम का, और मोलर मास भी इंक्रीज होता जाता है। इसका मोलर मास होता है 254 आयोडीन का, है ना? तो मोलर मास बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मोलर मास बढ़ गया तो वैन डर वाल फोर्स भी कैसा हो गया? बढ़ गया। देखो ना, मोलर मास अगर इंक्रीज हो गया तो वैन डर वाल फोर्स भी कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। और अगर वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज हो गया तो फिर इनके बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, तो ये चिपक जाएंगे। तो कौन से स्टेट में आ जाएगा ये? सॉलिड स्टेट में।
इसलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो किस स्टेट के लिखे हैं, सॉलिड स्टेट के। अदरवाइज जहाँ भी दुनिया में वैन वाल फोर्स काम करता है किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉर्मल कंडीशन में वो किस स्टेट में रहते हैं, गैसेस स्टेट में। याद रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। इसी में हम और बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। ये ध्यान देना बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, एटम एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स, वैन डर वाल। ठीक है, तो ये 4 तरह के आप इसको याद रख सकते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसमें कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में, इसमें पहचान नहीं पाते, समझ रहे हो ना। अच्छा, और मुझे इसमें थोड़ी सी एक बात बतानी थी। इसमें 3 तरह के हम और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अंदर, सिर्फ मैं नाम लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। मॉलिक्यूलर सॉलिड और कैसा होता है, तो इसी में आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी में आप देखोगे पोलर बॉन्डिंग होती है, पोलर कंपाउंड, इसी में आप देखोगे नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, सॉलिड लिखो, कंपाउंड लिखो, बॉन्डिंग लिखो, कोई बात नहीं, इसी के अंदर ये तीनों कैटेगरी आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है मालूम है, जिसमें एक हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए कंपल्सरली, और दूसरा क्या चीज़ मौजूद होना चाहिए, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी। कौन कौन सा, 3 तो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन से कम होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से कम होता है नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, और सबसे कम नाइट्रोजन। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम नाइट्रोजन, समझ रहे हो। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट। किसमें फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, प्लस कौन होना चाहिए कंपल्सरली, हाइड्रोजन एटम। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, इन तीनों में से कोई एक होगा, और कंपल्सरली किसको होना है, हाइड्रोजन का। तो अगर ये चीज़ें पाई गई तो वहाँ कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसलिए इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये कंडीशन थोड़ा सा पहचान लो, ठीक है। पोलर बॉन्डिंग, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जैसे लिख देता हूँ HCl, SO2, पोलर बॉन्डिंग। कैसे, ये देखो कैसे, ये है HCl, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। पढ़े हो कि नहीं, नहीं पढ़े हो, ये पढ़े हैं आप कि नहीं पढ़े। बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींच लेता है अपनी तरफ, खींचेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और उतने इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया। ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, चार्जेस आ गए, इसमें एक चार्ज दूसरा चार्ज, 2 चार्ज पैदा हुए प्लस माइनस। 2 चार्ज के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डाइपोल, 2 पोल क्रिएट हो गए, पोल बोलते हैं चार्ज को। 2 पोल क्रिएट हो गए तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइपोल, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, ये दूसरा मॉलिक्यूल, समझे ना। अब ध्यान से देखो, ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव, प्लस माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा चार्ज है, ये बहुत थोड़ा सा चार्ज है। तो जब चार्ज ही बहुत थोड़े थोड़े हैं तो फोर्स भी कैसा रहेगा, बहुत थोड़ा सा रहेगा, वही वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन चार्ज अगर कम है तो फोर्स भी कैसा हो जाता है, कम। तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वो फोर्स कैसा होता है, बहुत वीक, समझे ना। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन किसके बीच में, ये एक डाइपोल ये एक डाइपोल। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसकी वजह से ये चिपक जाते हैं, समझ रहे हो। एक टाइप का ये वैन डर वाल फोर्स ही है। देखो ना, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, वैन डर वाल। लेकिन ये वैन डर वाल किस टाइप का है, कौन से नेचर का है, तो हमको समझ में आता है कि चार्जेस के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत वीक वाला, बहुत वीक, थर्ड क्वालिटी का, समझ रहे हो। तो ये वैन डर वाल ही है, समझ आ रहा है। ऐसे नॉन पोलर में, इसमें थोड़ी देर के लिए कंपाउंड
चार्जेस पैदा करता है, ऐसे डाइपोल बनाता है थोड़ी देर के लिए, पलक झपकते, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसमें एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एटसेट्रा। मैं ये डिटेल नहीं बताना चाहता क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है। समझ गए? तो ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैंने अभी सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया, ये पहला बेसिस ना, हमने बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, नेचर ऑफ फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, उसके बेसिस पर हमने कैटेगरी बनाई। 4 तरह के सॉलिड हमने बाइफरकेट किए। नंबर 1 आयनिक सॉलिड, नंबर 2 मेटालिक सॉलिड, नंबर 3 कोवेलेंट सॉलिड, नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड कैसे पहचानोगे? आयंस दिखेंगे। मेटालिक सॉलिड कोई ना कोई मेटल दिखेगा। कोवेलेंट में गिनती के 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। ठीक है? उसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे पहचानोगे? तो आंसर है 3 पहचान गए, 3 तरह के सॉलिड, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट, है ना? 3 तो याद रहेगा। इसके अलावा जो भी दिखेगा किस कैटेगरी में डाल दोगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत आसान है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। अब वैन डर वाल्स फोर्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंटरेक्शन, समझ लो, इंस्टेंटेनियस आयन इंटरेक्शन, अलग अलग तरह के नाम है, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। तो उस पखेड़े में आपको नहीं पढ़ना है। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन आपको समझ में आने चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्लासिफिकेशन बनाएंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे रखे गए हैं, अरेंज कैसे किए गए हैं। ठीक है? ये नोट करेंगे।